तो हरमजन जी, हेलो। जी जी। तो क्या वो 4 दिशाएं या 8 दिशाएं ही सभी को मिलती हैं, या सबको उन्नति देती हैं? क्योंकि आपकी आवाज नहीं, ये आपका सिग्नल कम है, आवाज कम आ रही है आपकी। नहीं आ रही, आवाज आवाज मेरी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अभी आ रही है, अभी आ रही है। पूरब मुखी मकान अगर हम 10 लोगों को बना के दे दें, क्या सभी को फलता है क्या? कि सभी की स्थिति बराबर रहेगी, सेम नक्शा, सेम डिजाइन, सेम हर चीज? हाँ नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन पूर्व मुखी मकान का होना जरूरी नहीं है। अगर पश्चिम मुखी भी है तो भी दिशाएं तो 8 ही बनेगी। चारों दिशाएं, 8 दिशाएं में से हर दिशा किसी को मिली होती। अगर एक गांव बसाना हो, क्या हाँ पॉसिबिलिटी है क्या कि सबको एक ही वास्तु दे दिया जाए और गांव बस जाए? नहीं, वास्तु में ज्यादा पूर्व और पश्चिम मुखी मकान की है, पूर्व या अब पश्चिम। यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर आप फिर ये बताइए, दक्षिण मुखी मकान है या दक्षिण को अच्छा नहीं मानेंगे क्या? दक्षिण का अगर फिर थोड़ा तिरछा होना जरूरी है, जरा थोड़ा उसको, मतलब थोड़ा उसको तिरछा कर दिया जाए। अगर उत्तर अगर मुखी है उसको भी थोड़ा तिरछा किया जाए। थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर किसी एक देश या किसी शहर या किसी गांव के दक्षिण क्षेत्र को ही सबसे उन्नतिपूर्ण क्यों देखा जाता है? वो अपना 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 देशाचार हो गया ना, वो तो अपना या देशाचार हो गया। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति विशेष की कुंडली के अंदर एक विशेष दिशा हर चीज की स्थापित होती है। अगर आज के तौर पर अगर हम छोटे छोटे मकानों में तो जो जमीन लेके मकान भवन बनाते हैं, क्या 100% वास्तु को वहां पर बैठा सकते हैं? पॉसिबिलिटी है? वास्तु में ये तक कहा गया है, घर के अंदर सीढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। लैट्रिन घर के अंदर बन रहे हैं, टैंक भी बन रहे हैं, और वो भी नहीं होने चाहिए। मल मूत्र का विसर्जन घर के 4 दीवारी के बाहर दूर होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पॉसिबिलिटी है आज के टाइम पर? हाँ जी, हाँ। अगर 15, जैसे आज के टाइम पर ऐसी पॉसिबिलिटी बड़ी मुश्किल है। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप जाइए, 15 बाई 20-25 का एक जमीन का टुकड़ा मिलता है, इसमें 2 रूम सेट बनाना चाहते हैं सभी लोग। अगर वो सारा वास्तु नक्शे में लेना चाहे, पॉसिबिलिटी है क्या? सर फ्लैटों वहां में तो कैसे बड़ा हो मुश्किल पाएगा? है। आजकल तो यारी मेट्रो जी, सिटी में फ्लैट बन रहे हैं सारे सर। फ्लैट जो बन रहे हाँ हैं, फ्लैटों में तो ऐसा संभव नहीं है ना। जी, फ्लैट में तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, और तो 50 गज के प्लॉट पे भी कैसे संभव होगा? वहां पर हाँ, भी नहीं है। तो बात यहीं पे आती है कि आखिर हम सभी चाहते हैं कि वास्तु पर पूर्ण होना चाहिए, फिर भी वो वास्तु पर पूर्ण नहीं हो पाता। आखिर क्यों? कि हमारे जन्मांक में, हमारे जन्म के स्थान पर जन्म होते ही हमको क्या दे दिया गया आखिर? कि ऐसी वायु परिस्थिति वातावरण में क्या आई कि हम वास्तु को ही मॉडिफाई करते हुए सिकुड़ते ही चले जा रहे हैं? एक बात आती है ना। हाँ जी, हाँ जी, आती है। एक ज्योतिष के अंदर हम अगर देखें तो नवग्रह का बोल चला ही चलता है। कुंडली में हाँ, नवग्रह का ही चलता है। और इनके अलावा भी 3 ग्रह और होते हैं, हाँ जी, उनको हम लेते नहीं है, बहुत उनको कम लेते नहीं है। विचार कम उनको करते हैं, उसके लेते तो हैं, विचार विचार कम करते हैं। विचार कम क्यों करते हैं? आखिर क्यों? इस सवाल भी तो आता है, आखिर क्यों? क्योंकि प्राचीन परंपरा जो है नवग्रह के ऊपर ही आई है। नवग्रह पे ऊपर आई तो क्यों आई? ये ज्योतिष का सबसे पहले अगर हम विचार करें
कि कोई भी मकान है या कोई भी परंपरा है वो कितने कम से कम मिनिमम कितने स्तंभों पे स्थापित हो सकती है। वास्तु के अंदर भी अगर हम भवन बनाते हैं तो कितने पिलर चाहिए होते हैं, वास्तु क्या बोलता है? 4 ही पिलर बोलते हैं। 4 पिलर बोलते हैं ना। 4 ही पिलर चाहिए, 4 ही कोने चाहिए। 4 ही कोने चाहिए, तो 4 पिलर चाहिए। तो ज्योतिष या आध्यात्म या सनातन धर्म को जोड़ती है। पहले हम बात करें सनातन धर्म। सनातन धर्म के भी 4 मुख्य स्तंभ हैं, जिनमें से हम 3 स्तंभ को पहले जोड़ बात करते हैं। एक तो कर्म कांड, 4 कांड हैं। कर्म कांड सभी जानते हैं। सभी जानते हैं। एक भक्ति या भक्ति बोल दीजिए, उपासना कांड बोल दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। और तीसरा होता है ज्ञान कांड। अब चौथा कांड क्या है? इन 3 कांड को पर विचार करने के पहले भी कोई एक कांड आता है जिसके बिना इन तीनों पर चलना भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। जितने भी हमारे धार्मिक विषयों से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं वो यूज करते हैं पंचांग को। करते हैं कि नहीं करते? इन तीनों को देखने के लिए। और पंचांग किससे बनता है? पंचांग तो ज्योतिष से ज्योतिष से बनेगा। ज्योतिष से इन 3 का सहयोग ज्योतिष का है। और ज्योतिष भी कब काम करता है? जब इन 3 का में से सहयोग मिलता है। बिना ज्योतिष के कर्मकांड नहीं चल पाएगा, बिना कर्मकांड के ज्योतिष नहीं चल पाएगा। नहीं, सबसे पहला स्तंभ जो है, बीज जो है, वो ज्योतिष है। ज्योतिष है, जिसके बिना ना आप मुहूर्त निकाल सकते, ना सिद्धांत, ना कर्मकांड, ना ज्ञान, ना उपासना, कुछ नहीं सकता। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग उल्टा चल रहे हैं। मोस्टली लोग गंगा जी को उल्टा घुमा रहे हैं। संभव है क्या? अगर यानी कि ज्योतिष के अंदर भी या फिर वास्तु के अंदर ज्योतिष आपको एक मार्गदर्शन देता है, रूट वे ऑफ द पाथ। आप जो डेस्टिनेशन आपको चाहिए वो दिखा देगा आपको। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी जो उपाय का कार्य करता है वो इसके अगले 3 स्तंभ काम करते हैं। उपाय के रूप में आप कर्म कांड को उठाइए सहयोग में, या फिर उपासना या भक्ति को लीजिए, या फिर ज्ञान को लीजिए। यानी ज्योतिष के साथ इन 3 में से किसी एक का सहयोग होगा तभी आप उपाय कर पाएंगे। इसके बिना आप ज्योतिष भी नहीं कर सकते ना फिर आप वास्तु कर सकते हैं। अब बात आई कि नवग्रह और 3 ग्रह। और तो 3 ग्रह आज के तौर पर जो हम बोलते हैं नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस। और इनको हम प्राचीन भाषा में बोलते थे अरुण, वरुण और यम। हाँ, अरुण वरुण। अब नवग्रह को हमने क्यों लिया? सबसे पहली बात, नवग्रह को हमने इसलिए ज्वाइन किया है और वो सिद्धांत में इसलिए लेते हैं क्योंकि औसत आयु का, मानव की औसत आयु का एक पूर्ण चक्र यानी 12 भाव का चक्र सिर्फ ये नवग्रह ही लगा पाते हैं। बाकी ये 3 जो ग्रह हैं किसी भी मानव का एक भी चक्र पूर्ण नहीं कर पाता औसत आयु का। तो औसत आयु का पूर्ण चक्र ही नहीं कर पाए जो उसको हम पूर्ण ग्रह मानव जीवन या मानव सभ्यता में ऐड नहीं कर पाते उसकी लाइफ के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका उपयोग नहीं है। ये जो हम एटमॉस्फेयर नेचर जो कालखंड के अंदर
जलवायु परिवर्तन जो होता है उसके अंदर इन तीन का ही विशेष महत्व होता ही है, इन तीन ग्रहों का, जिसे हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन, एटमॉस्फेयर चेंज। क्योंकि जलवायु परिवर्तन का चक्कर ये घुमा सकते हैं पूरा, क्योंकि प्लूटो है 273 से ऊपर तक लेता है, ऐसे ही अरुण और बरुण है 128, 150 लंबे ऐसे जाते हैं। और एक व्यक्ति की औसत आयु जो दी गई है 62 वर्ष दी गई है, कि कम ज्यादा होते हुए। तो पूर्ण आयु 120 वर्ष किसी ने लिखा है, किसी ने 108 लिखा है, किसी ने 100, किसी ने 96। कलियुग में 120 का ही दिया हुआ ना, कलियुग में 120 वर्ष है मतलब साधारण आयु। अगर कलयुग में 120 वर्ष है कि आज के टाइम पर हम औसत आयु भी अगर लगा के देखें तो 120 वर्ष क्या 100 भी पार करना मुश्किल है। 100 नहीं 80 से नीचे रह जाएगी, ठीक है ना। 96 को भी छूना आसान नहीं पड़ रहा है, 75 to 70, 80 की मध्य में ही बैठ रहा है। जो प्रेजेंट में जो जनरेशन चल रही है, जो एक हमारी सीनियर है, हमारे फादर की लेवल की, वो पहुंच रही है। अब वास्तु के अंदर ये अगर देखा, हम आज जो बात कर रहे हैं वास्तु के ऊपर, तो वास्तु के अंदर सब नवग्रह के अंदर सबसे फास्ट मूविंग ग्रह जो है वो चंद्र को मानते हैं हम लोग, कि चंद्र यानी जल। वास्तु के जल को ही देख सकते हैं हम चंद्रमा से, बराबर है कि नहीं? ठीक है, बराबर है। तो क्या चंद्र से कोई प्रभाव पड़ सकता है वास्तु में? या वास्तु के अकॉर्डिंगली हम चंद्र से क्या क्या देख सकते हैं, बताना चाहेंगे कोई? क्या हमारे एक लाइफ में जो हम छोटे से लेके अभी तक हमारी जो इतनी आयु हो गई है, हमने चंद्र को पल पल पे महसूस किया है, यूज भी किया है, और हमने अपने बुजुर्गों से सुना भी है कि चंद्र ने ऐसा हमें वास्तु के आधार पर क्या प्रभाव दिया है वातावरण के हिसाब से। कितना जी बताएंगे आप थोड़ा? जल सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं हम लोग, घर के अंदर भी करते हैं, दैनिक उपयोग में भी करते हैं। क्या चंद्र इतना इफेक्ट क्यों डाल रहा है? अगर हम वातावरण से जोड़ें तो आदमी के इमोशन भी सिकुड़ गए हैं, मानवता भी सिकुड़ गई है, लेकिन पानी तो हमारे आसपास से हर समय रहता है। जल को हम आप सभी ने एक महसूस किया है कि जितना हम जल को पास ला रहे हैं, जितना हम जल को पास ला रहे हैं, उतनी ही हमारे रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो वास्तु में जल का कितना बड़ा इफेक्ट है चंद्र का, कि चंद्र को हम जितना अपने पास, जितना भी हम कम से कम चाहते हैं मूवमेंट ना करें, जल हमारे पास हो, उतना ही वो मूवमेंट हमारे अंदर की तो एक नेचर को सिकोड़ रहा है, मानवता ही खत्म कर रहा है। जी, जैसे आज से 40 वर्ष या 50 वर्ष पहले एक गांव में एक तालाब होता था, उसी से जल पीते थे, उसी से नहाते थे, उसी से कपड़े धोते थे।
तालाब उस हुआ करते थे बुजुर्गों ने या फिर उसको नदी, ऐसे सेट नदी किया हुआ था। नदी जी नदी जी या तालाब। तो सभी गांव के लोग नदी तालाब इकट्ठे हुआ करते थे, तो प्रेम था। उसके जी बाद कुएं कुएं बने, तो कुएं स्थान स्थान पे हुए, तो कम लोगों से इफेक्ट हुआ, दूरियां बढ़ गई। जी उसके बाद नल आए। नल आने के बाद एक मोहल्ले के अंदर सिकुड़ गया व्यक्ति। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, घर के घर अंदर घर में नल, हो गए घर के कनेक्शन। कनेक्शन नहीं हुआ, घर में ही एक नल लगा। तो घर के लोगों के जी अंदर फिर भी मानवता थी, लेकिन पड़ोसी से मानवता कम हो गई। आज के तौर पर जी समझ लग गया, घर में टंकियां लग गई, और लैट्रिन बाथरूम भी कमरों में अटैच हो गए। जो हम जल के लिए जल यानी मन, मन जल के लिए जो बाहर निकलते थे, तो एक दूसरे से मन को भी कनेक्ट करते थे, तो वो भी दूरियां बढ़ गई। अगर जिसके भी घर में विचारधाराएं नहीं मिल रही हैं, आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं, सबसे पहले वो अपने घर के चंद्र को ही देख लें, जल को देख लें कि उन्होंने जल को कितना पास कर रखा है। ये जल जितना पास आ रहा है, उतना ही दूषित हो रहा है वास्तु भी। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सुबह का पानी शाम को मत पियो, शाम का पानी सुबह मत पियो। तो आज टंकी रख दी है प्लास्टिक के ऊपर, साल में भी साफ ना होती है लोगों क्या, तो लोगों के तो ताजा ही पानी चला जा रहा है। वही पानी टॉयलेट में जा रहा है, वही रसोई में जा रहा है, वही आरओ में पीने में जा रहा है। जल में, जल से जितनी भी आप सुविधा लेंगे, सबसे ज्यादा वास्तु दोष देने वाला ही चंद्र है, जल ही है। जितनी भी घर के अंदर बाप बेटे में नहीं बन रही है, पारिवारिक 4-6 लोग हैं आपस में नहीं बन रही है, जल को शुद्ध करना या फिर एक कॉमन स्थान पर बना देना कि वहां पे कनेक्टिविटी आपस में मिलते जुलते रहें। अटैचमेंट जो है दूर हुआ है जितना। लोग तो ये भी चाहते हैं कि कोई रात में भी पानी पिला दे, उठना नहीं चाहता। जल कहाँ कहाँ नहीं है, टॉयलेट में जाइए तो वहां भी जल है, रसोई में जाइए वहां भी जल है। क्यों करम जी? जी। क्या चंद्र का इफेक्ट है वास्तु में कि नहीं है जल से? बिल्कुल। करमचंद जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या इसे आप मानेंगे कि जल बिल्कुल जल से हमें वास्तु सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है? हुआ है बहुत, हाँ बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ, इसमें बिल्कुल है। अब सबसे पहले और जिस तरीके से आपने समझाया तो वो तो परफेक्ट है कि हुआ है। मानवता ही छिन्न भिन्न हो रही है, और जब ये मानवता ही छिन्न भिन्न होती है, और इसी छिन्न भिन्न पे होने पे ही प्रलय आती है। अब देखिए यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, अब ये जल नहीं मिल रहा आसानी से, एक दूसरे से प्रेम बढ़ रहा है, उन लोगों में आ रहा है ना वो। और ये जल ही सबसे ज्यादा 2.25 दिन के अंदर इफेक्ट डालता है हर व्यक्ति के अंदर। अब कभी सोचा है किसी के पंचम भाव में या फिर
पंचम राशि है, सिंह राशि में चंद्र बैठा हो तो क्या इफेक्ट डालता है वास्तु के हिसाब से? किसी कुंडली में है? चंद्र अगर किसी के पंचम भाव, काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव भी सिंह राशि का आता है, या सिंह राशि में ही चंद्र बैठा हो, तो जल स्थान का स्रोत जो होता है आसपास पानी जो बस मिल जाएगा उसके भवन के पास में। कुआं, तालाब घर के अंदर ही होगा, के बगल से ही होगा, या नहीं होगा तो वहां पर पहले जल स्रोत रहा होगा। तालाब पर ही मिट्टी डाल के प्लॉटिंग कर दी गई हो। सरकारी जगह तौर पर देख सकते, चंद और सरकारी जगह भी आसपास मकान से आप देख सकते हैं। सिंह ही राजा है, सिंह ही सरकार है। अगर किसी का चंद्र वृश्चिक में बैठा हो, किसी का बैठा है नीच का आ गया, नीच का तो हो गया, लेकिन घर के अंदर वास्तु पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि जल स्थान घर का दूषित होगा, या कल जगह पे बोरिंग मिलेगी आप, पानी का स्थान का आने का साधन जो स्थान है, भले ही वो आपके घर के अंदर सरकारी नल का पानी क्यों ना आता हो, उसकी स्थान ही गड़बड़ होगा। एंटी पॉइंट जो घर उसकी माता की हेल्थ पे भी इशू डाल दे। और घर के अंदर भी वह उग्रता भी ला देता है, पैसे को ज्यादा वैल्यू मिलती दी जाती है उस घर के अंदर। किसी का हो देखिए जिसका प्रभाव क्या बढ़ता है कि जब हम पंचम भाव में बोल रहे हो क्या? कौन से भाव में? नहीं भाव नहीं, ये वृश्चिक राशि या अष्टम भाव। अच्छा, वृश्चिक राशि में, ठीक। या फिर अष्टम भाव में, या अष्टम भाव में किसी भी राशि में हो। हाँ, तो उसमें किसी राशि में थोड़ी होगी तो अप डाउन हो जाएगा, लेकिन कुछ फल अवश्य देगा। ये फल, इस टाइप के फल अवश्य मिलेंगे। अब बीमारी बड़ी नहीं होगी, हल्की हो जाएगी। घर में वाद विवाद होता होगा, किसी ने बोला भैया ठीक है, साइड में चले गए, सुनना ही नहीं है किसी की। और जिसकी कुंडली में है, जब उसके पास सत्ता आएगी उस घर की भाग दौड़, यानी कि पावर ऑफ एटॉमी, अगर किसी लड़की के पुत्र की कुंडली में है, फादर से घर की भाग दौड़ जो होती जैसे कहते हैं चलना घर के अंदर, पुत्र के हाथ में आई, उसी दिन वास्तु घर का वो ही बना हुआ वास्तु, उसकी कुंडली के हिसाब से उसके आने के कारण सत्ता चेंज हुई, वास्तु बढ़ गया। ये है कस्टमाइज वास्तु। बहुत लोग कहते हैं अरे हम क्यों बदले, हमारे मम्मी पापा रह रहे थे, पापा रह रहे थे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं मानते हैं। लेकिन वहां पावर और एटॉमी उनकी कुंडली में वो ग्रह दूषित नहीं था, लेकिन जब जैसे ही आपके पास आई तो आपको ब्रह्मांड में जन्म होते ही वो दूषित मिला था। ये है कस्टमाइज वास्तु। जरूरी नहीं है कि मकान एक लाइन से बने हुए मकान सभी को फलें। आपके लिए
जो दिशा अनुकूल बनाई गई है वही आपके लिए है। सबसे पहले वास्तु के अंदर ग्रह जो इफेक्टेड है या होने वाला है उसे पकड़ें, उसको शुद्ध कर दीजिए तो वास्तु सही रहेगा। हेलो, तुम्हारा रिपीट करना है जरा। स्पीड में आप बात करिए, पूरी बात बतानी है क्या? लास्ट वाला बताना, लास्ट वाला। लास्ट में ये कह रहा था कि अगर आप, जरूरी नहीं है आपके दादाजी के टाइम पे, आपके पिताजी के साथ टाइम पे वही वास्तु दल का है या कोई वास्तु है, वो इफेक्ट नहीं मारता। लेकिन जब आपके, सपोज कीजिए आपके पास घर की भागदौड़, पावर और अटोमी आपके हाथ में आ गई, घर आपको चलाना आप ही देख रहे हैं। जरूरी नहीं है, कमाने वाला दूसरा है लेकिन पावर आपके हाथ में है, और आपके हाथ में आते ही वही वास्तु जो पहले था लेकिन वो बिगड़ गया। यानी आपकी कुंडली में वो चीज खराब है। ठीक ठीक ठीक। जरूरी नहीं था कि पापा के टाइम पे, दादाजी के टाइम पे सही वो चीज इफेक्ट नहीं मार रही थी, आपके पास पावर आई तो इफेक्ट मार गई। ठीक ठीक। इसीलिए यानी आपको जो स्थान दिया गया है वो स्थान पकड़िए। ठीक ठीक। ये चंद है। अब अगर देखा जाए वास्तु के, अगर वास्तु मैप उठाएंगे अगर हम, तो ईशान कोण में हम बोलते हैं कि जल का स्रोत होना चाहिए, बोरिंग होनी चाहिए नॉर्मल वास्तु के अंदर। एक ईशान कोण हमें गुरु बृहस्पति का स्थान दिया गया है, लेकिन चंद्र स्थान कौन सा दिया गया है उस वास्तु के अंदर, उस कोने को दिया गया है चंद्र को। ईशान को, नॉर्थ वेस्ट को। नॉर्थ वेस्ट को, बिल्कुल सही, नॉर्थ वेस्ट। हाँ, फिर भी हम कहते हैं कि चंद्र जो बोरिंग जो है, नल का जल का, पीने वाले जल का जो स्थान है वो हमें ईशान कोण में होना चाहिए, जहां पे गुरु बृहस्पति है। आखिर क्यों? अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग बता सकते हैं, बोलेंगे। गजकेसरी योग सुना है? भैया ईशान कोण को अपन पूजा का स्थान भी मानते हैं ना, तो गुरु हो गए ना देवता, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, अभी आप जल गुरु स्थान दिया गया है, ईशान कोण में गुरु का स्थान है, तो हम बोरिंग करवाते हैं वास्तु के अंदर। ज्योतिष के अंदर हमने एक योग पढ़ा है, जब भी गुरु बृहस्पति और चंद्र जब मिलते हैं तो गज केसरी योग बनता है, बनता है जी। क्या यहाँ हम गुरु के स्थान पर ही हम जब चंद्र पीने वाले जल को का स्थान बना रहे हैं तो वहां पर क्या गज केसरी योग नहीं बनेगा? जी। करमन जी, बृहस्पति के साथ जब चंद्र को जोड़ा जाएगा तो गज केसरी योग तो बनेगा ही बनेगा। बनेगा, इसीलिए हम ईशान में कहते हैं, ईशान में कुआं या ईशान कोण में कुआं या नल लगवाया जाए वास्तु के अनुसार। बोरिंग के लिए जल का स्रोत जो है वो ईशान कोण में होना जरूरी है। ईशान कोण जरूरी है। और ईशान कोण अगर कहा गया अगर मकान में वास्तु दोष है तो भी अगर वो भी ईशान कोण उस पे आ जाएगा। जी राजेश जी, अंडर टैंक बना देते हैं लोग, अंडरग्राउंड टैंक बना देते हैं ईशान कोण में, क्या वो शुभ है?
एक चीज और है, तो ये ईशान कोण है हमारी राशि कौन सी डिनोट करता है? तो बताएगा? ईशान कोण जो होता है तो वहां पर राशि कौन सी डिनोट करती है? मिथुन। वृषभ। 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 यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। वृषभ और कर्क। वृषभ और कर्क। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इस कुंडली को छोड़ दीजिए, सूर्य कैसे चलता है? बाई क्लॉक। मतलब एंटी क्लॉक। सूर्य सूर्य क्योंकि वास्तु के अंदर और एक काल गणना के अंदर वो अंतर है। सूर्य क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज चलता है। हम लोग जब स्टडी करते हैं और एक साउथ की कुंडली और होती है, आप लोगों ने कभी देखी है साउथ वाली? हाँ जी, देखिए देखिए तो जी, चंद्र देखिए ना, देखिए। इसमें उसके अंदर वो अपनी जो नॉर्थ वाली है उसमें थोड़ा अंतर होता है। कुंडली के अंदर हम लोग जो करते हैं काल गणना करते हैं, यानी जन्म होने के बाद मृत्यु कब आएगी उसकी काल गणना बोलते हैं ना। काल ये सब जानेगी। एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा दिमाग हटा दें कि जो हमारी कुंडली में ईशान कोण किसको कहाँ दिया गया है, अगर हम वहां पे मीन लगा दें अगर ईशान की जगह पे, तो मीन राशि क्या एक सागर की नहीं है? जी। तो साउथ की कुंडली के अंदर उस स्थान पर मीन राशि आती है कि नहीं आती है? और मीन राशि जो है गुरु की। साउथ की कुंडली में हाँ मीन राशि आएगी ईशान कोण में। मीन राशि आएगी। हाँ जी, हाँ जी, मीन और राशि। मीन राशि जो आती है, मीन राशि गुरु की राशि है। हाँ, गुरु की। और गुरु की राशि है और वहां पे सबसे ज्यादा जल है जो मोक्ष देता है, और सागर। तो उसका भी कनेक्शन यहाँ बनता है मीन राशि से। लेकिन जो नॉर्मल वास्तु के अंदर अगर आप 9 चार्ट जो 3 3 6 3 9 जो खाने बनते हैं, जल स्थान को अगर कोई स्थान आप अगर ईशान कोण में ना ले पाए तो बाह्य कोण में चंद्र का स्थान दिया गया है पीने वाले जल का, बोरिंग के लिए। हेलो जी। जी। और वहां पे कौन सी राशि आनी चाहिए आती है आप पे? कन्या और सिंह। देखिए अगर हम अपनी कुंडली उठा के देख लें, नौस वाली है, वहां वृषभ राशि आएगी आपके ईशान कोण पर। जी। ठीक है ना, वृषभ एंड मिथुन दोनों को मिला के, लेकिन मूल रूप पर हम वृषभ को लेते हैं। इसी प्रकार जब बाह्य कोण पे जाएंगे तो हमको कौन सा स्थान मिलेगा? नौस कुंडली में राशि मिलेगी सिंह और कन्या। कन्या। जी। वहां पर उत्तम कौन सी है? कन्या। सिंह।
राजा के घर का पानी अच्छा पीने में आता है कि दास्ता वाले के यहाँ का? राजा वाला। अगर यहीं पर अगर हम साउथ की कुंडली का विचार करें तो हमें राशि मिल रही है मीन और सिंह, कन्या, मकर। किसने साउथ की कुंडली नहीं देखी है? हेलो। जी जी। देखिए, हमें आपको सिंपल से बताता हूं। जब भी हम 4 रेखाएं खींचते हैं भवन की, जिसे हम पूरब दिशा बोलते हैं, पूर्व, ठीक है ना? तो पूरब की दीवार का मध्य भाग जो होता है वो होता है हमारा मेष राशि। ऐसे ही होगा? जी। बिल्कुल सेंटर वाली आएगी। सेंटर वाली आएगी। जी। लेकिन एक चीज और है, अब क्या बिल्कुल सेंटर लेंगे कि एक बाजू पे 4 आएंगी? 4 आएंगी एक में। 4 आएंगी ना? जी। तो एक दीवार के 4 हिस्से कर लीजिए बराबर पॉइंट। तो पहला स्थान जो होगा वो तो आपका मीन में चला गया। उसके बाद सेकंड मेष, वृषभ और मिथुन। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डाउट तो पूछ लीजिए भले। पहला मीन आएगा, दूसरा मेष आएगा, फिर वृषभ आएगा, फिर कन्या आएगा, ऐसे आएगा कन्या ना? आएगा, हाँ। इसी हिसाब से जो उसकी साउथ वाली दीवार आती है जी। उसको आप मिथुन के बाद कर्क, सिंह, कन्या, सिंह, कन्या। जी। ठीक है। इसको करने के बाद उल्टा कर दीजिए पूरे को। जी। साउथ वाली की बजाय आप लोगों को यही सही रहेगा लग रहा है, साउथ वाली जो पहले से उल्टी है। जी। हम्म। बिल्कुल। कंफ्यूज हो रहे हो? तो नॉर्मली फिर साउथ की कुंडली छोड़ दीजिए, नॉर्थ पे आ जाइए आप, उत्तर भारत की पे। पिंकी दीदी, हेलो। कोई है ही नहीं क्या? है। अरे बिल्कुल है गुरुजी, हम लोग है, सुन रहे हैं हाँ आपकी भैया। बात। सुन रहे हैं, ऐसा लगा कि कोई है ही नहीं। भैया ये नहीं, माइक म्यूट रखते हैं ना, हम सारे ही सुन रहे हैं। वो वापस चालू करते हो तो होता नहीं है तुरंत। देखिए, जल का जो स्थान है मुख्य तौर पे वास्तु में दिया गया है वो आपका ईशान कोण और वापस कोण ही दिया गया है। कभी भी जल का स्थान इस जो पूरब है, यानी जो भुजा है, भुजा का मध्य भाग के आग्नेय कोण की तरफ नहीं जाना चाहिए बोरिंग का। हाँ, अगर आपका गुरु बृहस्पति, सपोज कीजिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जिस प्रकार से आपको बृहस्पति ईशान कोण में गुरु होने के कारण चंद्र की बोरिंग की जा सकती है, पानी पीने का रखा जा सकता है। तो गुरु बृहस्पति भी अगर जिस दिशा में बैठा हुआ है वहां पर हम बोरिंग करा दें अगर, तो उस प्रवृत्ति के अनुसार घर केसरी योग बन जाएगा और धन का आगमन हो जाएगा। ये है कस्टमाइज वास्तु। अगर किसी का काम टांग तोड़ के ही पैसा कमाना है, जोड़ के ही कमाना है, रामकन जी, अगर डॉक्टर है टांग तोड़ी हुई कोई तोड़ के जोड़ के ही पैसा कमाता है,
धन आता है। तो 6, 8, 12 की दिशाएं ही उसके लिए फलदायी है धन आगमन की। उसका घर केसरी योग ईशान कोण की बजाय उन दिशाओं में भी बन सकता है। ये हम कस्टमाइज वास्तु करके जल को स्थान देख के वहां पर कर सकते हैं। और अब बात आती है, पिंकी जी ने कहा था मंदिर की। जी जी, मंदिर बारे बताना। जी भैया। अब यहाँ पे एक विरोध है और शायद मैं गलत हूं, आप लोग बता सकते हैं अगर गलती हो। क्या आप कभी विचार किया है जो पुराने जो मंदिर के वास्तु बने हुए हैं, बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं जिन्हें हम लोग देखने जाते हैं, क्या वहां पे मंदिर के अंदर उस भूखंड के जो चौकोर भूखंड है उसका, वहां पे भगवान की मूर्ति किस कोण में किस दिशा में होती है? ज्यादातर अगर आप लोगों ने देखे हो वो पुराने जो अजय जी, आप तो बनारस से है ना? जी जी गुरुदेव, हाँ वो बोलिए गुरुदेव। हाँ हाँ, काशी विश्वनाथ में जो उसका पूरा एरिया है मंदिर का, हाँ हाँ गुरुदेव। शिव जी की जो शिवलिंग लगी हुई है, अगर हम देखें वास्तु के हिसाब से तो कौन सा हिस्सा आता है? वास्तु के हिसाब से आप दिशा दिशा बताइए, बताइए बस दिशा कौन सी है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि साउथ वेस्ट एरिया है? हाँ, साउथ वेस्ट एरिया है। पूरे प्रांगण का। गुरुदेव, हम लोगों को इस शक होता है कभी कभी शायद उसको तोड़ने की वजह से उसका वास्तु बिगड़ गया क्या? अगर हम ये भी कहते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद जो बनी हुई है वहां मंदिर था, अभी हम सेंटर में चले आए, फिर तो पूरा ही हम नैतिक कोण में चले गए। जी, ऐसे और भी पुराने पुराने मंदिर हैं, अगर आप लोग ध्यान दें तो क्या मोस्टली मंदिरों के अगर हम देखें तो नैतिक कोण में ही हर सबसे भारी चीज रखी जाती है। सबसे भारी चीज, तो सबसे भारी कौन है संसार में? ईश्वर। ईश्वर। और हमारा वास्तु जी कहता है कि नैतिक कोण को हमको भारी रखना चाहिए। जी। और जल का ढलान जो है ईशान कोण पे होना चाहिए। अच्छा, वास्तु ये तो कहता है। हाँ जी। क्या हम लोग उल्टा तो नहीं कर रहे हैं? ये मेरा विचार है। घर के ईशान कोण में हम भगवान जो सबसे भारी होते हैं, हल्के नहीं है, उनको हम ऊंचा करके और ईशान कोण में जल के ऊपर भारी रख दिया दबा दिया। और साथ में आग्नेय कोण में जो अग्नि जलती है, जी जी, वो अग्नि भी वहां जला दी जल के ऊपर ही। कि जितने भी पुराने मंदिर हैं उनमें उनके पूरा एक जो एरिया होता है मोस्टली देखने को मिलेगा ईशान कोण की साइड ही, या फिर बाह्य कोण की साइड से ही द्वार होता है अंदर जाने का। जी जी, उत्तर या हाँ। पूरब के साइड से। और भगवान हमेशा नैतिक कोण में देखने को मिलेंगे। कुंड मिल जाएगा आपको पूरब और उत्तर की साइड में, उनका जहाँ कुंड बने हुए हैं। जी। और तो यहाँ पे एक विचार और आता है, हमारे कर्म कांड के अंदर या भक्ति या उपासना कांड के अंदर एक चीज और लिखी हुई है कि हमेशा देवज्ञ को, साउंड कहाँ से आ रहा है?
अजय जी का माइक चालू है सर। अब नहीं आ रहा है। जब भी हम जो देवज्ञ होता है, ब्राह्मण आता है, वो मोस्टली उत्तरमुखी ही होके बैठता है। क्या ये सही है? ऐसा ही होता है या पूरबमुखी बैठेगा सेकंड ऑप्शन में? भैया पूर्वमुखी या उत्तरमुखी ही बैठते हैं। उसका जी जी पहला ऑप्शन होता है उत्तरमुखी और सेकंड ऑप्शन होता है पूरबमुखी। क्यों? क्योंकि जल तत्व वह होता है सबसे ज्यादा। हमारे देश का जो का भौगोलिक स्थिति भी है, वास्तु भी देख लिया जाए, तो उसका जो मौत है वो ही जल है पीने वाला। ऐसा ही है कि नहीं है? जी सर, उत्तर से ही नदियां, सारी जल जो नदियां उधर उत्तर से ही निकलती हैं सर। अब यहाँ पे दो बातें और आती हैं। अभी कुछ दिन पहले एफबी पर एक किसी महिला ने डाला था कि अच्छा डाला था उसने अपने मकान का भूखंड का। उसमें बोला कि ये वास्तु का भूखंड का नक्शा सही है। उस भूखंड के फ्लैट के नक्शे के अंदर ही ईशान कोण कटा हुआ। तो ईशान का कोण कटा हुआ था, तो क्या उस घर के अंदर कैसी योग नहीं कट गया? यानी डेली रूटीन के धन के आगमन का ही स्थान खत्म हो गया। कभी आपने किसी के घर का ईशान कोण कटा हुआ देखा? किसने देखा है भैया, मेरे पियर में है कटा ईयर हुआ। में? तो धन की स्थिति डामाडोल हो जाती है इस व्यक्ति की। अच्छा। और उसका इफेक्ट उस घर की बड़ी संतान के दिमाग पर बहुत पड़ता है। जी भैया, तो धन भी अनावश्यक कार्यों में खर्च हो जाता है, मतलब सब वो धन ही जो उस घर का ईशान कोण जिस भूमि में गया है, जिस पड़ोसी घर में गया है, वो घर धनवान हो जाता है। अगर प्रॉपर कंपास लगा के देख लीजिए, वो धन ही मिलेगा आपको। भले उस घर में कुछ काम ना होता हो तो फिर भी धन ही होता। सर जी बोलिए, दोबारा बताना जरा। जिस भी मकान के भूखंड का ईशान कोण यानी गज केसरी योग कटा हुआ होता है, वो घर, जब तक वो गज केसरी योग का धन जो घर का जो ईशान कोण नहीं कर रहा था, तब तक वो सबसे संपन्न घर था उस गांव, घर, मोहल्ले, गांव, शहर का या देश का। जैसे ही वो स्थान कट हो जाता है और जो वो ले लेता है, वो घर, वो पड़ोसी ही आबाद हो जाता है। क्योंकि धन, गुरु और चंद्र डेली रूटीन का आने का पैसा, खर्चे का, इसे कहते हैं गजकेसरी योग। ये धन में बढ़ोतरी होती रहती है और कमी नहीं, वो कटने से खत्म होता है और घर की बड़ी संतान पीड़ित हो जाती है। और कहीं देखा आपने? इसके बाद इसी चंद्र का दूसरा स्थान जो है, मुख्य स्थान है बाप्य कोण, ये बोलते हैं नॉर्थ एंड वेस्ट का एरिया। ये कट जाए तो इफेक्ट देखिए। हेलो,
जी जी और जी इसी स्थान को बोला गया है कुबेर का स्थान। जी पता है वास्तु के अंदर जी बाव्य कोण को कुबेर कुबेर का धन घर या फिर उसका लोग बोलते हैं। और जब कुबेर का ही स्थान कट जाए तो धन ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें और आती हैं। तो धन जो है कुबेर के खजाने खाली हो जाते हैं इस कुंड के खटने से। कितना भी कर लीजिए बरकत रहित रहती ही नहीं है, डाउनफॉल चला जाता है। और घर की बहू बेटियां बेटियां होती हैं वो भी सही नहीं रहती, उनको भी पीड़ा होने लगती है, बच्चों में भी स्थिति खराब हो जाती है। तो धन की ये अगर अगर बड़ा हुआ देखिए हो तो अगर वायव्य कोण भी ईशान अच्छा नहीं रहता कोण क्या? वायव्य कोण थोड़ा बढ़ा हुआ है ठीक है, लेकिन मनी माइंडेड बहुत ज्यादा हो जाता है। ईशान कोण का बढ़ा होना बहुत अति उत्तम होता है। अब देखिएगा कि कभी आप लोगों ने भारत के नक्शा देखा है? जी हाँ, जी गुरुदेव देखा है ना? क्या भारत का ईशान कोण कटा है कि नहीं कटा है? ईशान को, हाँ सर, कटा है वहाँ। जो कटा हुआ एरिया है वो कौन ले गया? सर उधर ही चाइना नेपाल हमारे हिसाब से पड़ेगा सर। चाइना नेपाल, चाइना मुख्य रूप से चाइना ले लीजिए आप। जी जी सर जी। तो चाइना कितना आबाद है धन के मामले में? हाँ जी सर, आज है ना? जी जी बिल्कुल। अब देखिए ये हिस्सा तो पहले कटा हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमारे पहले एक उपाय किया हुआ था यहाँ पर, तब बचा हुआ था। क्या उपाय हुआ होता है यहाँ वास्तु पर? जब तक तिब्बत चाइना में विलय नहीं था, तिब्बत जी, तो तिब्बत पे जो हिमालय की श्रृंखला जो निकली है जी, वो एक बाउंड्री वॉल का काम कर रही थी चाइना के साथ, और उसका एक आध्यात्मिक रिश्ता भारत के साथ एक बड़े भाई छोटे भाई के साथ जुड़ा हुआ था। कोई फाउंडेशन नहीं थी सीमा की किसी भी तरीके से, तो मेंटेन किया हुआ था। जैसे ही तिब्बत को उसने अपने अधीन कर लिया, भारत का धन चला गया। इसके बाद बाव्य कोण पे आइए आप। जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत का हिस्सा थे जी, तब तक भारत सोने की चिड़िया था। जी जी। तो अब पिंकी दीदी के सवाल का उत्तर यहाँ देता हूं मैं कि अगर बाव्य कोण बढ़ा हुआ है तो धन तो होगा, सोने की चिड़िया होगा, कुबेर का धन होगा। जैसे ही ये दोनों कट गए, बाव्य कोण भारत का कट गया जी। इसीलिए पीओके के गाना अति आवश्यक है और पाकिस्तान के टुकड़े होना आवश्यक है। ये चंद्र के आधारित हैं दोनों। आप सभी लोग अपनी कुंडली के अंदर चंद्र को अवश्य देखा से देखिए, चंद्र का गुरु के साथ संबंध कैसा बनना। जी जी गुरु। कि अगर आपके कुंडली के अंदर
गज केसरी योग नहीं है, क्या वास्तु में उसको बना सकते हैं? ध्यान लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि घर कभी भी आप ज्योतिष या कुंडली के आज से आधारित कस्टमाइज वास्तु से आधारित आप वन देखेंगे कौन सा ग्रह उठाते हैं आप। नहीं पता किसी को? अजय जी, राजेश जी, जी गुरु जी जी बताएंगे? नहीं गुरु जी, इस पर आप ही व्याख्यान थोड़ा दीजिए, थोड़ा सही रहेगा थोड़ा। ज्योतिष के अंदर दो गुरु हैं, क्योंकि मेरे हर व्याख्यान में दो गुरु बस आते हैं, देव गुरु और दैत्य गुरु। जी। गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्र है। अगर जब भी हम भवन का, मकान का बात करेंगे तो देव गुरु की जगह दैत्य गुरु यानी गुरु शुक्राचार्य की बात होगी और गुरु शुक्र की बात होगी। हमारे गुरु शुक्र को एक दृष्टि दी हुई है, लेकिन गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टि दी हुई है। लेकिन बलशाली सबसे ज्यादा कौन है फिर भी? गुरु शुक्र। क्यों? गुरु शुक्र जो है, शुक्र को से हमने पत्नी को भी देखते हैं, तो लक्ष्मी भी है शुक्र। विश्वकर्मा को भी शुक्र से देखते हैं, क्योंकि भवन भी शुक्र है। जी। संजीवनी भी देखते हैं जी। गायन भी देखते हैं, विद्या भी देखते हैं, संजीवनी विद्या भी, वो भी शुक्र है। तो 3 फल एक शुक्र को दिए हुए हैं, तो 3 फल और सबकी एक ही दृष्टि, तो गुरु बृहस्पति से भी भारी हो गया शुक्र। भवन के शुक्र को देखना है तो शुक्र यानी शुक्र को देखिए सबसे पहले। जैसी उसकी स्थिति है वैसा ही भवन मिलेगा, वही स्थान रहने को मिलेगा, वैसा ही एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। वैसी ही भूमि आपके मकान की मिलेगी। क्या वातावरण? भूमि नहीं, वातावरण मिलेगा। क्योंकि अगर हम नॉर्मल वास्तु लेके चलते हैं, नॉर्मल वास्तु में स्थान तो दे दिए गए हैं, लेकिन उन स्थानों से कार्य नहीं होता। किसी का दक्षिण मुखी मकान है तो भाई नगर पालिका का सप्लाई का पानी दक्षिण मुख दिशा से ही तो आएगा घर के अंदर। तो करमचंद जी, राजेश जी, अमित जी, अजय जी, लेकिन हम यहाँ पर अगर स्थान पे अगर जल दूषित दिख रहा है, किसी ग्रह से इफेक्टेड है, तो हम उपाय कर सकते हैं कि जल हमेशा अंडरग्राउंड आता है। तो नगर पालिका का घर के अंदर जो सप्लाई का दक्षिण मुखी मकान है या पश्चिम मुखी है, वहां से जल का पाइप ला रहे हैं, तो हम उसको अंडरग्राउंड भूमि से लेते हुए उस स्थान पे ओपन करें, ना कि हम वहीं से दीवार में ओपन करते हुए लाएं। अच्छे, ये उपाय है। क्या यार दोबारा बोलना है गुरु जी? जल का जो स्थान है उसको जमीन की नींव के अंदर अंडरग्राउंड लेके आइए और प्रॉपर शुद्ध स्थान पे उसको जमीन के ऊपर निकाल के फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे उनका कौन बना हुआ जो वहीं पे उठाना सुनल को? जहां पे मुख्य शुद्ध स्थान है आपकी कस्टमाइज वास्तु के अंदर,
यानी जो सप्लाई का नल है वो भी कुआं है, पानी निकाल रहा है ना, उस जी कुएं जी के जी स्थान को आपके शुद्ध स्थान पे होना चाहिए, ठीक है अंडरग्राउंड आता हुआ। ये नहीं है ठीक। कि रोड के ऊपर बाहर निकाल लिया फिर अंदर, हाँ जी फिर ऊपर से दीवार के अंदर अंडरग्राउंड ले जाए, नहीं, भूमि के अंदर, जमीन की। ठीक ठीक ओके। ये उपाय काम कर जाएगा। कभी जी भी जी भूल के भी पानी की टंकी वास्तु के हिसाब से नैत्य कोण में जो अंडरग्राउंड बनाते हैं, अंडरग्राउंड वाली जो राजस्थान में बहुत बनती है, कुंडी से बोलते हैं पीने की, राजेश जी जानते हैं, पिंकी दीदी जानती हैं। जी भैया। कभी भी नैत्य कोण में अंडरग्राउंड नहीं होनी चाहिए जी भैया। पीने के पानी का कुंडी, या फिर वहां पर कभी भी ओपन पानी बाहर से आ रहा है, बोरिंग आ रही है, सप्लाई का आ रहा है, वहां पे निकला हुआ स्थान नहीं होना चाहिए। जी भैया। इसी हिसाब से वास्तु के हिसाब से आपके भवन के अंदर आग्नेय कोण की छत के कोने पे कभी भी पानी का टैंक नहीं होना चाहिए। कौन से कोने में? आग्नेय कोण यानी कि ईस्ट एंड साउथ, क्योंकि आग्नेय हमने क्या बोला, आग्नेय अग्नि, क्या अग्नि के ऊपर ही हम जल रख देंगे तो क्या होगा? डिप्रेशन, घर के अंदर की, घर के एक संतान का मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो नैतिक कोण बताया था अंडरग्राउंड वाला, वहां पे अंडरग्राउंड नहीं बना सकते, लेकिन ओपन छत पे रख सकते हैं ऊपर। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि मोस्टली लोगों की छत पे पानी की टंकी रहती है और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ऊंचा स्थान ही, सबसे भारी स्थान ही नैतिक कोण होता है। हाइट अपने आप बढ़ा देता है वो भवन की। बहुत से लोग गलती करते हैं कि पीने के पानी के बोरिंग का स्थान है नैतिक कोण, ना कि पानी की टंकी रखने का। बहुत सारा वास्तु अंदर दोष है ये, राजीव जी ने बहुत देखा होगा। गुरु जी जो घर के जो टैंक होता है पानी का, टैंकी जो छत पे रखी जाती है, हाँ, तो उसको हमने किस कोने में रखना चाहिए? उसको हमेशा पश्चिम की दीवार की साइड ले जाइए, नैत्य कोण में ले जाइए, पश्चिम साइड ले जाइए, लेकिन ईशान कोण में या फिर आग्नेय कोण में ना ले जाए। यानी कभी अगर आप उत्तर के मध्य से लेके और साउथ के मध्य तक सब पूरा ही छोड़ दीजिए। गुरु जी एक हमारा ना जो मान लीजिए सेंटर भले ले लीजिए एक बार। हाँ जी जी, जो मान लीजिए एक हमारा जो बाथरूम है, जो बाथरूम बनाया हमने, उसका जो वेस्ट पानी होता है, गंदा पानी, उसका स्थान किस दिशा की तरफ होना चाहिए जो वेस्ट पानी जाए? देखिए, वो वेस्ट पानी तो आप ले जाओगे बाहर, नाले में ले जाओगे। हाँ जी हाँ जी, वो नाले में ही जाएगा, तो आप हाँ नाली जी, में मार के अंडरग्राउंड ले जाइए, जहाँ भी ले जाइए। हाँ जी। तो आप ऑप्शन ही नहीं है हमें, क्या आपकी गली है साउथ या वेस्ट या ईशान में, हम कह रहे हैं आप हाँ उत्तर में ले आइए, संभव है क्या? वो तो है ही है। तो ये सब हमेशा नाली को इसीलिए अंडरग्राउंड किया जाता है। ठीक ठीक ठीक। जब अंडरग्राउंड हो गया तो भूमि के अंदर नस हो गई, हमारे हाँ शरीर जी, के हाँ अंदर नस होती है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अंडरग्राउंड है ना, मूवमेंट कर सकती है, हाँ जी, ओपन नहीं होना चाहिए। हाँ जी जी जी। और जो बाथरूम वगैरह होना चाहिए पश्चिमी दिशा में बनाना चाहिए फिर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज के तौर पे स्टार्टिंग मैंने की थी कि कस्टमाइज वास्तु देखिए, वो कस्टमाइज वास्तु में आपकी कुंडली के अंदर क्या दिया हुआ है, कि छोटी सी की जगह में आप 100% वास्तु नहीं बना सकते। जो ग्रह इफेक्ट मार रहा है आपकी सत्ता पर, उसको चयन कर लीजिए।
जैसे कि किसी देश का शासक चेंज होता है, राजा, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, पूरे देश पर पड़ता है। उसी प्रकार से सत्ता चेंज घर में भी होती है, पावर ऑफ एटॉमिक ट्रांसफर जो होती है। अभी राजेश जी पे है तो कुछ समय उनके पुत्र पे आएगी, तो पुत्र पर आएगी तो उस पुत्र की कुंडली में जो इफेक्टेड है उसको सही कर लीजिए, कर ले वो। इसका मतलब हर दिशा में बनाना चाहिए। अगर उसकी कुंडली में वो दिशा खराब नहीं है, खराब नहीं कर रहा है, तो मुझे कहेगा भैया हम नहीं मानते, हमारे यहाँ तो ये बनी हुई है, हमारे यहाँ काम अच्छा करता है। भाई तेरी जगह खराब है ही नहीं वो ग्रह, जब ग्रह वो खराब होगा तब देख देगा। फिर हर दिशा में बनाना चाहिए। जिस हिसाब से जब शादी का समय होगा तभी शादी होगी, जब वो वास्तु खराब होने का समय आएगा तब वो फिर मार देगा। कई देखे बोले ये अरे हम नहीं मानते वास्तु नहीं मानते, 5 साल बाद बात कीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं सर। हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर आपके पास कोई भी किसी के घर में किसान कौन किसी का भूखंड कटा हुआ है, आप उसको स्पष्ट बोल दीजिएगा कि भाई किसान कौन कटा हुआ भूखंड फ्लैट कभी ना ले, भले उसका पैसा मत लीजिए, उसका फल आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको मिल जाएगा कि आने वाली संतान उसकी पीढ़ी खराब हो जाएगी। अगर ईशान कोण गुरुजी खाली रखा हो तो फिर कटा हुआ है भूखंड, उस घर का कुल दीपक नहीं मिलता आसानी से। सबसे बड़ी बात यह है, समझ में आई? या वो इस हिसाब से हो जाता है कि कुल दीपक मिलना आसान ना रहे या फिर रहे ही ना। बलि मांगता है, बलि फिर समझते हैं ना। लेकिन प्रॉपर देखिएगा वो ईशान कौन कंपास से देख लीजिए है कि नहीं। सर 2 भूखंड को मिला के अगर दोष खत्म कर दिया जाए तो? देखिए वो दोष खत्म कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों हो जाए चाहिए। क्योंकि 2 भूखंड अगर आप मिला दें और किसी का ईशान बढ़ा दें और दूसरे का काट दें या उसको बराबर कर दें तो सही होता है। अगर आपको वो जगह उतनी मिल जाती है और उसको जोड़ने के बाद वो भवन एक हो जाता है तो वो एक हो गया। ओके वो उपाय हो गया, वो उपाय हो गया। ओके। गुरुजी जो हाँ बात पूछना चाहता हूँ मैं, जो हमने मान लीजिए जो हमने घर बनाया उसका मुख किस तरफ होना चाहिए, किस तरफ की साइड वो ज्यादा फल देगा? क्या आपसे मैं कह दूं कि आप पूरा मुखी ले लीजिए, संभव है? आपको कोई मार्केट में अच्छे मुखी दुकान मिल रही है, प्रॉपर पॉश एरिया है, वहां का रेंट या फिर दुकान उठाने में मजा आएगा, पैसा आएगा, तो आप छोड़ देंगे क्या मेरे कहने पर? नहीं वो तो नहीं छोड़ेंगे। वैसे किस तरफ बात यही तो है कि आपको उस समय कौन सा मुखी मिला हुआ है डिपेंड ये करता है। मोक्ष, घर का दरवाजा ही मोक्ष है। जी द्वार ही मोक्ष है। जी जो कि मकान के कोई 2 3 दरवाजे रख लेते हैं, वो एक ही होना चाहिए या अलग अलग कर सकते हैं उसको? मेरे भवन के अंदर, मेरे घर के अंदर 3 दरवाजे हैं। जी और बताइए 2 दरवाजे किसी की होती हैं? अगर 2 गलियां मिल रही हैं तो 2 होंगे ना। जी हाँ, अगर आप लोगों के पास किसी के पास चंद्र के हिसाब से वास्तु के लिए अगर किसी को कुछ बोलना हो और चंद्र पे वास्तु से हिसाब से किसी लेक्चर देना है तो आज तो नहीं, संडे को हम फिर रखेंगे तो बता सकते, नाम अपना बता सकते हैं कि चंद्र पे आप बोलना चाहेंगे वास्तु के रिलेटेड, कुंडली के आधारित। कोई बोलना चाहता है? या किसी की ने एक जॉब देखा हो, या किसी को और किसी ग्रह पे बोलना हो वास्तु के हिसाब से, 9 ग्रह में से। सर वास्तु में जल के ऊपर बोला जा सकता है ना, चंद्र के ऊपर? हाँ बिल्कुल। तो सर आप बोलना चाहेंगे तो आप
अपना नाम और स्थान का नाम वहाँ ग्रुप में डाल दीजिएगा, और इसी टाइम पर संडे को 4 बजे। और अगर आज के किसी को कोई क्वेरी हो चंद के आधारित या फिर जो बोला है पूछ सकते हैं। सर मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे आपने पूजा स्थान बताया, ईशान की जगह नॉर्थ वेस्ट बताया। सर मेरा मानना है कि अगर ब्रह्म स्थान में अगर हम पूजा स्थान रखें तो ईशान कोण में नहीं, ब्रह्म स्थान में, मध्य में। हाँ मध्य में। देखिए, अगर हम लोग घर के अंदर सबसे पहले, अगर हम गांव देहात में पहले के जमाने में जाएं, एक घर के अंदर एक आंगन हुआ करता था। जी जी जी। और आंगन के अंदर एक तुलसी मैया रहती थी हमेशा जी। और उसी तुलसी मैया के छांव में ही शालिग्राम जी रहते थे जी। तो वो मध्य स्थान ही था जी। सर मेरे हिसाब से पूजा स्थान, हाँ, पर सबसे अच्छी बात है ब्रह्म स्थान जो है, हाँ, वहाँ पर आकाश खुला होना चाहिए। हाँ नहीं, पर सर आज के अगर हम कंडीशन बोलें तो आकाश खोलना मतलब हम सेकंड मंजिला वगैरह ये बना देते हैं, तो अगर ग्राउंड फ्लोर है तो उस ब्रह्म स्थान में अगर मतलब देखिए सेंटर में आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि उससे हम पूरे घर का वास्तु ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ज्यादा आपको देखने को मिलेगी कि घर के अंदर लोगों के यहाँ सर ब्रह्म स्थान में हमने लेटरिन बाथरूम देखे हैं बने हुए, लेट बाथ सबसे ज्यादा बनाते हैं या कबाड़ रखते हैं लोग? तो सबकी है, लेकिन मोस्टली पूजा कर लोगों की जो भावना रहती है कि उत्तर साइड में और दक्षिण साइड में, हाँ, उधर ही हम बनाते हैं पूजा घर। हाँ, क्योंकि हम लक्ष्मी जी को धन मानते हैं, हाँ, और लक्ष्मी पूजन के लिए ही, धन मांगने के लिए ही हम ईशान कोण का उपयोग करते हैं। बिल्कुल किसी योग है, बिल्कुल बिल्कुल। और पूरब मुखी। लेकिन हाँ, एक ये भी डाउट मेरे रहता है कि जितने भी पुराने मंदिर हैं, साउथ में चले जाइए, जितने भी हैं, तो वहाँ पे नेत्र कोण में ही मूर्ति स्थापित क्यों? नहीं सर, जैसे हम कहीं पर भी जाएंगे तो जो मेन मंदिर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, गर्भगृह, मतलब जो सेंटर या गर्भगृह, तो ये हमारे घर का गर्भगृह ही तो होगा। कौन सा? जो हमारे घर का सेंटर होगा वो गर्भगृह ही तो कहलाएगा। हाँ, गर्भगृह मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आकाश मान लीजिए, आकाश मान लीजिए, आकाश पतल वहीं पे होता है। वो जगह सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाली हो जाएगी ना। सेंटर होता है, सेंटर में ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान को ही हम गुरु बृहस्पति और या बुध से जोड़ के देखते हैं। हाँ, और सर अगर हम ये जैसे हम स्वास्तिक देखा है, स्वास्तिक, जी जी, स्वास्तिक के अंदर 4 कोने होते हैं, उन 4 रेखाएं आगे जो ज्वाइंट मारती है जी, वो ही तो सेंटर पॉइंट है, वो ही ब्रह्म स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर सारी एनर्जियां बैलेंस कर दी जाती है। बिल्कुल। तो कभी भी जो लोग, बहुत से लोग वहां पर चैम्बर बनवा देते हैं, चैम्बर गंदे नाले का, जी जी बहुत गलत करते हैं जी, ये बहुत गलत है। यानी ब्रह्म स्थान को अगर पॉसिबल होते हैं, बहुत से लोग मैंने आजकल देखा है कि बहुत से लोग ब्रह्म स्थान पर कभी भी किसी की दीवार नहीं होनी चाहिए सेंटर में। ब्रह्म स्थान तो एकदम खाली होना चाहिए ना, उसमें पिलर वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जाल रखा जाता है, सेंटर आंगन बनता है जो हम लोग घरों में, अब तो खत्म ही हो रहे हैं फ्लैटों में जी। इससे आकाश, यानी कि जो हम कहते हैं सुबह सुबह जो आकाश से ब्रह्म मुहूर्त में जो अमृत गिरता है वो घर में आए उस सेंटर में, तो अमृत का घड़ा है वो, तो बैलेंस करता है ब्रह्म स्थान। जी जी जी। तो आप भगवान रखिए। गुरु जी, फिर ईशान कोण में होना चाहिए घर का मंदिर? देखिए, ये विवादित क्वेश्चन है। अगर मैं बोल दूं कल आप लोग कहेंगे फलाने लोग कह रहे थे वो गलत है, लेकिन मैं ये कहूंगा भगवान को हल्का मत समझिए, सबसे भारी। घर का वास्तु खराब हो रहा है,
समझिएगा, घर का वास्तु खराब है तो नेत्र कोण सबसे ऊंचा होना चाहिए, सबसे भारी होना चाहिए, तो सबसे भारी ही भगवान है। जी तो झंडा भी वही लगता है, नेत्र कोण में लगा दीजिए आप घर के भवन पर। जी जी ध्वज, भगवान का ध्वज सबसे ऊंचा जी उपाय हाँ है। जी 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 और एक उपाय, अगर आप लोग एक उपाय ले लीजिए वास्तु पर, किसी के घर के अंदर भी वास्तु दोष है तो सबसे शुद्ध लकड़ी किसकी बोली गई है? 100% शुद्ध कौन सी है सबसे ज्यादा? अगर आंसर देंगे, अगर आप लोग आंसर देंगे तो वही इसका उपाय दूंगा, वरना मैं कहूंगा कि और पढ़िए। आई थिंक आम। आम 100% पीपल 100% ऑक्सीजन देता है। पीपल शुद्ध जी 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 पीपल की लकड़ी के 9 अंगुल चौड़ा और लंबा स्वास्तिक बनवाइए, मुख्य द्वार पे ही टांग दीजिए और रोज उसकी वंदना कीजिए, पूजन करिए सुबह शाम। इससे सस्ता उपाय नहीं मिलेगा। कितना लंबा होना चाहिए गुरु जी? आपके हाथ की 9 उंगलियों के। स्वस्तिक बनाना है क्या भैया उसका? लकड़ी का, हाँ। ये पीपल की लकड़ी का स्वस्तिक बनाना है क्या? हाँ, बनवाना है, लेकिन उसमें लोहे की कीलें नहीं लगनी चाहिए, याद रखिएगा। लोहा लग गया तो बांस लग सकता है, शनि शनि नहीं लगता, शनि मंगल नहीं लगता। बना देते हैं, उसी की कील बना के लगा देते हैं गुरु जी। कारपेंटर उसी की कील बना के लगा देते हैं, उसी लकड़ी से कील बना देते हैं। हाँ, उसी लकड़ी बनवा दीजिए या फिर बांस की लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बांस यानी केतु, गुरु केतु का योग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको अधिक सबसे सिंपल उपाय है, लेकिन मुहूर्त के अनुसार ही आप इसको लगाएंगे। इसको इसमें क्या कहते हैं, मंत्रों से इसको शुद्ध करवा के पूरा कराने के बाद ही ये। चलिए मिलते हैं वास्तु सीरीज के द्वितीय चरण में संडे को फिर 4 बजे। इसमें प्रीति जी हमें गुरु जी गुरु जी जी हेलो। हाँ गुरु जी, अपना गुरु कैमरा जी ऑन जो हमें कीजिए। ध्वज लगाना है, जो ऊपर जो ये करता हूँ तो पता है मेरे पास ना थोड़ा तूफान ज्यादा चला हुआ है ना यहाँ पे, एक चार और रखिएगा, खराब हो रहा है। जब कैमरा ऑफ होता है और क्वेरी होती है तो यहाँ पे राहु भी एक्टिव हो सकता है, और ये राहु जब गुरु के साथ मिलता है चांडा बन जाता है। तो हाँ जी हाँ जी 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 हाँ बोलिए। ध्वज जो है, देखिए जब हम वास्तु का उपयोग कर रहे हैं तो आपके इस नेत्र कोण पे ही खड़ा कर दीजिए, अगर वास्तु दोष है तो मेंटेन कर देता है। जी जी इसी के अनुसार हमारी बॉडी के अंदर भी नेत्र कोण के अंदर भी लगा होता है। जी जी जो हमारे महिलाओं की या पुरुषों के अंदर सिर के अंदर चोटी होती है, वो भी ध्वज का ही काम करती है। जी ध्वज भी लहरता है और चोटी भी लहरती है। जी जी दादी जी, इसीलिए हम ब्राह्मणों ने छुपा के रख रखी है। ठीक अगर देखिए इसमें ज्यादा दादी का कुछ नहीं है, जो भी व्यक्ति चोटी रखता है वो अपने आधे उपाय कर लेता है। जी जी
इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा आगे। इसके आगे क्या बताना, वो कीलक गुण होता है, तो मैं इतना बड़ा पाप नहीं दो पाऊंगा ऋषि मुनि होगा। नहीं उसके आगे का भेद नहीं बता पाऊंगा। उसके अंदर का भेद बहुत बड़ा है, ऐसा है आसानी से नहीं। हाँ इतना कह सकता हूँ, छुट्टी रखने में किसी की जात आदि नहीं देगी जा सकती, छुट्टी रखेंगे फायदा ही मिलेगा, क्योंकि राहु केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है 2 दिन पहले। जी और उसका इफेक्ट भी आ गया है। बचना है तो गुरुजी ये तिलक और चोटी शिखा ये तो अनिवार्य है, ये तो करना ही करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं, काफी टाइम हो गया तो हमको मार्केट भी जाना है, अब संडे को बात करते हैं। जी ये खत्म नहीं है, आपको भी वास्तु पे भी कुछ भी बोलना है, आपने अनुभव में देखा है, कुंडली आधारित देखा है, आप लोग बोल सकते हैं। ये चीज बहुत लंबी चलने वाली है, खत्म नहीं होगी, लेकिन जो भी साथ सहयोग करेंगे सब लोग अपने विचार रखेंगे, उसको अंत में गजकेसरी योग का ही फल मिलेगा। हाँ ये जो चांडाल योग में आएगा तो शॉर्ट टाइम होता है, तो उसे फल नहीं मिलता। तो गुरु केतु की युति जो है, धर्म ध्वज भी है, गुरु चंद भी है, वाणी निकलती वो चंद भी है, तो वास्तु भी गुरु है, तो तरकेशी का स्लो मूवमेंट है लेकिन लंबा है। बोलना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बोल नहीं सकते, आप लोगों को अच्छा अनुभव है, सभी अनुभव लिए हुए हैं, कोशिश कीजिए, सफलता बस हमेशा आप अच्छा बोलेंगे, उत्तम बोलेंगे, सहयोग मेरा। ये जरूरी नहीं है हमेशा मैं भी सही बोल रहा हूँ, मैं भी गलत बोल सकता हूँ, आप क्वेरी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा क्यों है, और इसमें ये नहीं है इस चीज के अंदर की क्वेरी नहीं होगी, जिसने जो बोल दिया वो सही है, उस पर क्वेरी आप ले सकते हैं तुरंत की तुरंत। वेबिनार सम्मेलन की तरह नहीं होगा ये कि नहीं जो बोल रहा है उससे क्वेरी नहीं होगी, वो गलत बोल जाए या किताबी बोल, किताब के साथ अनुभव भी होना चाहिए और क्वेरी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल। हम सभी मिलके ही एक भंडार बनाएंगे बस, कहीं सर्वज्ञ कोई एक नहीं होता, सब मिलके ही सर्वज्ञ होते। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम जी। बहुत बहुत